हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका बीपीएससी टायर 3 का जो री एग्ज़ाम है वो 7 से लेकर के 15 जून के बीच में होगा। प्यारे साथियों, लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो जीके गुरु जी अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ना होगा, जो नया ऑफिशियल चैनल बनाया गया है। उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे साथियों, बिना विलंब किए हुए आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, आपको दो सूची दी गई है, दोनों का मिलान करना है। सूची 1 घटना को बता रही, सूची 2 बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है और उस समय जो बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था वो था रोजर ट्रेक। द्वैध शासन 1765 में लागू होता है, उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बक्सर का युद्ध 1764 में स्टार्ट होता है, तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो था वेंसटार्ट, और बंगाल में काल 1770 में पड़ता है, उस समय बंगाल का गवर्नर था कर्टियर। ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 कह रहा, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। जब प्लासी की लड़ाई हो रही थी उस समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है, आइए देखते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। तो देखिए, बक्सर के युद्ध में नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। तो 65 से लेकर के 72 तक चलता है बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो वो था आपका हैदराबाद का निज़ाम। कौन था? हैदराबाद का निज़ाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तेरा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए, भारत का पूछ रहा है, बंगाल का मत लगाना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? आपको जल्दी से 6वें का राइट जवाब देना है। लॉर्ड कैनिंग बनता है। क्या बनता है? लॉर्ड कैनिंग बनता है। और कब बनता है? 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। ये आपको 7वें का राइट जवाब देना है। तो ये हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टम की संधि उसने किया था। ठीक है, चलिए। राज्य 6 हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई। याद रखिएगा, ये जो सिस्टम लागू किया गया था इसको लागू करने वाला था डलहौजी। ठीक है, चलिए। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, ये आपको जवाब देना है। आइए देखते हैं वो कौन था। वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था, याद रखिएगा। भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। डा से डाक है और डा से डलहौजी है, तो इसका राइट जवाब डलहौजी हो जाएगा। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी को लिखी है, ये आपको जवाब देना है। गुरु हरिराय ने लिखा है, गुरु अर्जुन देव ने लिखा है, याद रखिएगा। किसने लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। 12 का आपको राइट जवाब देना है। गुरु गोविंद सिंह ने किया था, याद रखिएगा। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया, ये आपको राइट जवाब देना है। तो किसने पराजित किया था? तो क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, वो कौन था, ये आपको जवाब देना है।
14 का आपको राइट जवाब देना है। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। जो वेलेज़ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था उसमें हैदराबाद का निज़ाम था, अवध का नवाब था, मैसूर का राजा था। बंगाल के नवाब ने नहीं किया था, तो 1, 2, 3 और 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3 राइट जवाब हो जाएगा, ये आपका डी वाला राइट जवाब हो जाएगा। अगला है करा निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो आपको 15 का राइट जवाब देना है। क्या होगा देखिए, क्रम से अगर देखा जाएगा तो आपका अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर, ये डी वाला आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा। कह रहा सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच हुई थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थे। श्रीरंगपट्टम में मारा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 18 कह रहा है हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए। आपको जवाब देना है 18 का, तो वो था झांसी, नागपुर और सतारा, ठीक है। चलिए ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल किसका संबंध है, ये आपको राइट जवाब देना है। वो था आपका विलियम बेंटिंक है, याद रखिएगा। कौन था, विलियम बेंटिंक। तो 19 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए चलते हैं 20 पर। कह रहा है बोडियार के शासक थे, तो 20 का राइट जवाब क्या होगा, मैसूर रियासत के, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। ये तो सभी को पता है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टम थी, याद रखिएगा। यहीं पर टीपू मारा भी गया था। क्लायू को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। जो रॉबर्ट क्लायू है उसे बंगाल का गवर्नर कब बनाया जाता है, तो ये तो बहुत आसान है, 1757 में उसे बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। 23 कह रहा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए भारत का पूछ रहा है, तो वॉरेन हेस्टिंग नहीं होगा, वो होगा विलियम बेंटिंक। कौन होगा, विलियम बेंटिंक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए 24 पर चलते हैं। कह रहा है द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त कर दिया था, बताइए। तो वो आपका कौन था। देखिए जो द्वैध शासन था इसको समाप्त करने वाला था वॉरेन हेस्टिंगस। कौन था, वॉरेन हेस्टिंगस था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, 25 का आपको राइट जवाब देना है। राजपूतों ने किया था, बिल्कुल नहीं किया था। सबसे ज़्यादा इनका विरोध मराठों ने किया था, याद रखिएगा। किसने किया था, मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि क्या हुआ था प्लासी के युद्ध में, ये आपको जवाब देना है। इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। बस बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 27 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था, ये बताना है आपको। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना, बस यही इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये आपका अवध था। कौन सा था, अवध राज्य था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। कह रहा आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, ये आपको जवाब देना है। इसका संकलन करने वाले आपके थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे, गुरु अर्जुन देव। चलिए 30 नंबर कह रहा है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, ये आपको जवाब देना है। देखिए 1835 के लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ती है। कहीं कहीं आपको 1834 भी लिखा हुआ मिलता है, वैसे एग्जैक्ट तो 1834 ही है, लेकिन अब यहाँ 35 दिया गया है। तो लेकिन इसीलिए 1834 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही क्या होता है,
हमारे भारत में शिक्षा की नींव पड़ती है, और जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी या छनन का सिद्धांत दिया था कि उच्च वर्ग की अलग शिक्षा, मध्यम वर्ग की अलग शिक्षा और निम्न वर्ग की अलग शिक्षा होगी। और इन्होंने इसी में बताया था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। क्या हो? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। ये भी आपको याद रखना है। आपसे 31 में पूछ रहा है, सही क्रम आपको सेट करना है। आप लोग देख लीजिए, तो मैं आपको सही क्रम मिलवा देता हूँ। 31 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आया था रॉबर्ट क्लाइव, फिर विंस्टार्ड, फिर आपका आया था कार्टियर, और लास्ट में था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना का भाव, ठीक है। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन सही है। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड IPC, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC पारित किए गए? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन। तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही ये क्या होते हैं? बनते हैं। तो इसके समय में IPC, इंडियन पिनल कोड, और CRPC किसकी देन है? लॉर्ड मैकाले की देन है, क्योंकि मैकाले ही कौन है? ये प्रथम विधि सदस्य है, और इसी विधि सदस्य के द्वारा विधि आयोग का गठन हुआ था, और इसी विधि आयोग ने क्या किया था? इंडियन पिनल कोड IPC का जो है गठन किया था। कह रहा निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट, तो डा से डाक, डा से डलहौजी, बहुत ज़्यादा इसको रटना ही नहीं है। कह रहा सती प्रथा का अंत करने, ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम बेटिंग को जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक आपसे पूछ रहा है, तो वो कौन था? सफदरजंग था। कौन था? सफदरजंग था, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? आपको 37 का राइट जवाब देना है। वो कौन था? तो वो आपका कोई और नहीं था, शाह आलम द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, याद रखिएगा। 39 पर चलते कह रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी पूछ रहा है, कौन था? बैटिंग था? नहीं, ये तो नहीं था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? आपको बताना है। तो देखिए, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का जो प्रमुख कारण था, ये देखते हैं। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, ये गलत है। अंग्रेज़ों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया, इसको रोक देते हैं इसे भी। अंग्रेज़ों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, ठीक है, अभी इसको रोकते हैं। काला कारावास या ब्लैक होल की घटना का होना, देखिए अब इसमें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सही अगर संघर्ष का जो प्रमुख कारण शुरू होता है वो था अंग्रेज़ों ने व्यापारिक छूट का जो दुरुपयोग किया, वहीं से ये शुरू होता है। ये सभी की तो बात के ऑप्शन है, तो बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। कह रहा है, प्लासी के युद्ध में कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार कौन थे? आपको बताना है। देखिए, मीर मदान और मोहनलाल, मीर मोहनलाल और मीर मदान, ये दोनों इन्होंने क्या किया था? इन्होंने साथ दिया था किसका? इन्होंने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। तो आपका 41 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 41 का राइट जवाब हो जाएगा सी वाला, पहला और चौथा। कह रहा है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना
जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए गए। ये कहाँ घटी थी, ये आपको बताना है। तो ये आपकी कलकत्ता में घटी थी। और ब्लैक होल की घटना को रचने वाला कौन था, हॉलवेल था, याद रखिएगा। ये हॉलवेल के मन की एक गढ़ंत कहानी थी, ठीक है, ये सत्य घटना नहीं थी। कह रहा प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है, ये आपको बताना है। ये तो बहुत ही आसान है। 43 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, नवीन चंद्र सेन। याद रखिएगा, अगर काली रात का आरंभ, तो काली रात में क्या दिखता है, चंद्र दिखता है। तो जो चंद्र है वो सेन मतलब चमकदार चंद्र दिखता है, ऐसे याद रखिएगा। या नवीन चंद्र दिखता है, ठीक है, काली रात में नवीन चंद्र दिखता है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ट्रिक से याद हो जाएगा। 44 पर चलते हैं। कह रहा है किस इतिहासकार ने 65 से 72 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी है। तो 44 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, के.एम. पनिक्कर ने इसे डाकुओं की संज्ञा दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, आपको 45 का राइट जवाब देना है। ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, ये आपको बताना है। तो ये मोहम्मद रज़ा खान को इसने जो था मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त कर दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था, ये आपको बताना है। राजा सितब राय को इसने क्या कर दिया था, बिहार का नायब दीवान नियुक्त कर दिया था। 48 कह रहा है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो शाह सूजा से इसको प्राप्त किया था, याद रखिएगा। 49 कह रहा है ब्रिटिश जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था, तो वो था सर आयर कूट। जिस हैदर अली को क्या किया था, कूट दिया था, तो याद रखिएगा आयर कूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन होते हैं, तो याद रखिएगा जो होगा वो क्या करेगा, खड़बड़ खड़बड़ करेगा, तो खड़क सिंह। कौन था, खड़क सिंह था। 51 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसी का आपको जवाब देना है। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, भाई जो कार में रहेगा वो स्थायी रहेगा। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड वेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये आपको बताना है। इसमें कौन सा नहीं मिला है, तो देखिए जो आपका 51 है इसका राइट जवाब सी हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद देकर किया था, ये आपको 52 का राइट जवाब देना है। क्या होगा, वो था गुरु अर्जुन देव ने किया था। चलिए 53 कह रहा है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया वो था बक्सर का युद्ध। कौन सा था, बक्सर का युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध तो एक मनगढ़ंत युद्ध था, एक फर्जी वाला युद्ध कह सकते हैं, धोखे का युद्ध कह सकते हैं। लेकिन बक्सर का युद्ध जो था ना, ये सही का युद्ध था जिसने अंग्रेजी सत्ता को भारत में स्थापित कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 54 पर। कह रहा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, याद रखिएगा। किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। और इसी 1 नवंबर 1858 को ही इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया था एक दिन के लिए, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करार रणजीत सिंह किस मिसल से थे, वो सुकेर चकिया मिसल से संबंधित थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो 56 का आपको राइट जवाब देना है। वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। इन्होंने क्या किया था, मैसूर राज्य को हड़प लिया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी,
तो आपको 57 का राइट जवाब देना है। देखिए, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित करने वाले को आपको बताना है। आइए देखते हैं कौन था, बताइए आप लोग, चलिए कमेंट करिए। वो था आपका मीर कासिम था, जिसने क्या किया था, अपनी राजधानी बदल लिया था। किसकी समाधि के कारण नंदेल गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? 58 का आपको राइट जवाब देना है। कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। कौन हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? 59 का आपको राइट जवाब देना है। तो वो था आपका शाह आलम द्वितीय था। ठीक है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? अभी ऊपर ही मैंने इसको आपको करवाया था। बताइए, 60 का आपको राइट जवाब देना है। जल्दी से क्या होगा? देखिए, 1799 में, और कहाँ? श्रीरंगपट्टम। और ये जो श्रीरंगपट्टम है, ये टीपू की राजधानी भी थी, याद रखिएगा। चलिए, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ये घटना घटी थी, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आपको 62 का राइट जवाब देना है। तो बताइए, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया? देखिए, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला कौन था, ये आपको बताना है। देखिए, प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला तो प्लासी का युद्ध था, क्योंकि 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, तो भले ही अंग्रेजों ने इस युद्ध को षड्यंत्र से जीता था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इस माइंड गेम से परिचित करा दिया था कि वे लंबे समय तक भारत में अपने आप को लेके चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, डिंडीगुल नाम है किसका? बताइए। 64 का आपको राइट जवाब देना है। देखिए, डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर है, उसी का नाम है डिंडीगुल, और यहीं का फौजदार था हैदर अली। अगला है, बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था? 65 का आपको राइट जवाब देना है। वो था वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कह रहा है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं? तो ये आपको 66 का राइट जवाब देना है। मैं वेट करता हूँ 1 मिनट का। मैं चाहता हूँ सभी भाई बंधु इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। इससे संबंधित फिर मैं आपको 2-3 पॉइंट और बता देता हूँ। बताइए, कमेंट करिए। मैं देखना चाहता हूँ किसको किसको इसका आंसर आता है। चलिए, वो था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियल की स्थापना होती है, जिसमें 4 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाइट चैम्बर और लेमेस्टर जिसमें अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके साथ साथ इसको भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो फिर वही आपका जवाब क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। और कब हुई थी? 1764 में हुई थी। एक्ट कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 68 का आपको राइट जवाब देना है। देखिए, ऐसे पूछता है तो वो उस समय भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स ये आपका गवर्नर जनरल था। अगला कह रहा है, मिलान करना है 69 का, कूट दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है। चलिए, पूछ रहा है कौन सा सही युग्म आपका सुमेलित है? तो आपको जल्दी से राइट जवाब देना है 69 का। चलिए देखिए, और फिर मुझे जवाब दीजिए। चलिए, कह रहा है कि 1767-69 में
क्या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? 1790-92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 24-26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 45-46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। देखिए 90 और 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, ये तो सही है। 24-26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी आपका सही है। तो ये वाला भी गलत मिलान है और ये वाला भी आपका गलत मिलान है, याद रखिएगा। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसमें सही हैं, तो डी आपका इसमें से क्या हो जाएगा? डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला भी आपका कूट वाला ही है, ठीक है। चलिए कह रहा है सिख गुरुओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, क्या ये सही है? आपको 70 का राइट जवाब देना है जल्दी से। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, नहीं, गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, बिल्कुल सही है। गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि दी थी, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो बी वाला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, देखिए ये भी कूट वाला ही है, पहले आप इसको देख लीजिए 71, फिर मैं आपको कूट दिखाता हूँ और फिर मैं आपसे चलता हूँ, ठीक है। चलिए कह रहा है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों पर विचार करना है, बताइए कौन सा था? सबसे पहले था आपका सतारा, फिर था संभलपुर, संभल नहीं, ये है संभलपुर, फिर है झांसी, ठीक है। ये क्रम है, 3-2-1 इसका क्रम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय शासकों ने वो शासक कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, वो था आपका टीपू सुल्तान, ठीक है। चलिए ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, तो बताइए कहाँ हुआ था, वो किसके समय में हुआ था? 73 का आपका राइट जवाब क्या होगा? तो वो हुआ था डलहौजी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, तो आपको 74 का राइट जवाब देना है। कह रहा है 75 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए 75 में आपका क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 80 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। 24 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 38 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये सभी के सभी आपके मैचिंग में हैं, ठीक है, इसको मैच नहीं करना है। अगला है 75, कह रहा है ठगों के दमन में कौन सा सिद्धांत था? ये आपको बताना है। तो बताइए जो ठग थे उनके दमन में कौन सा सिद्धांत था? तो वो था कर्नल स्लीमैन का सिद्धांत, मतलब संबंध था, स्लीमैन का संबंध था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ये भी आपके मैचिंग से है और आपको राइट जवाब देना है। 76 का क्या होगा? कह रहा है सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। उत्तर मुगलवर्ती शासक और उनका उपनाम। बहादुर शाह फर्स्ट को शाह ए बेखबर, फ़ारुख सियर को मुगल वंश का कायर, मोहम्मद शाह को रंगीला, बहादुर शाह द्वितीय को जफ़र, ठीक है। ये सभी के सभी आपके मैचिंग में हैं, तो याद रख लीजिएगा। चलते हैं अगले पर। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज़्ज़म किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? 77 का आपको राइट जवाब देना है। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बैठा था, याद रखिएगा। 78 पर चलते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? आपको 78 का राइट जवाब देना है। तो जुल्फ़िकार खां की सहायता से वो मुगल सम्राट बना था, याद रखिएगा। 79 फ़ारुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? 79 का आपको राइट जवाब देना है।
तो वो सैयद बंधुओं के सहयोग से क्या हुआ था, फर्रुखसियर जो है वो बना था। नृत्य निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है, या किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है, आपको इसमें से राइट जवाब देना है। तो उसमें से सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता है, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत मतलब सत्ता से हटाकर उसकी हत्या करवा दी थी, आपको 81 का राइट जवाब देना है, फर्रुखसियर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है सैयद बंधुओं ने किस किस बादशाह को बनाने का काम किया, अर्थात कौन कौन से बादशाह उन्होंने बनाने का काम किया। तो 82 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए बताइए 82 का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए इनको क्या कहा जाता है, किंग मेकर। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतने नवाब को बनाने में योगदान दिया। फर्रुखसियर को बनवाया, रफ़ीउद्दर्जात को बनाया, रफ़ीउद्दौला को बनाया, मोहम्मद शाह रंगीला को बनवाया था, इसीलिए इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था, 83 का आपको राइट जवाब देना है। तो वो हुआ था आपका मोहम्मद शाह रंगीला के समय सैयद बंधुओं का क्या हो गया था, पतन हो गया था, याद रखिएगा। किस मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था, बताइए। 84 का राइट जवाब दीजिए, मोहम्मद शाह रंगीला। जो रंगीला होगा वो रोशन रहेगा, तो 84 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। 85 पर चलते हैं। कह रहा है कि अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद किस मुग़ल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही स्वतंत्र हुए थे, याद रखिएगा। कह रहा है भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, कौन था वो। 86 का राइट जवाब होगा नादिर शाह अब्दाली था, वो ईरान का था, याद रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट कौन था। 87 का राइट जवाब दीजिए, मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। 88 पर चलते हैं। मोहम्मद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुग़ल शासक काल के समय में उसने किया था। 88 का राइट जवाब देना है, शाह आलम द्वितीय के समय सर्वाधिक 3 बार उसने आक्रमण किया था। 89 कह रहा है किस मुग़ल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। 89 का राइट जवाब हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था, याद रखिएगा। 90 पर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा मुग़ल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण मीर नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वसित होकर के जीवन बिता और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः अपने आप को स्थापित करता है, वो आपका शाह आलम द्वितीय ही था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 91 पे कह रहा है कौन सा मुग़ल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया कि शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। 91 का आपको राइट जवाब देना है। तो बहादुर शाह द्वितीय बहुत बड़ा शायर था, याद रखिएगा। अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था। 92 का आपको राइट जवाब देना है, शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह था। 93 आपका कूट है, कूट को देख करके आपको जवाब देना है। चलिए अब चलते हैं। 93 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो बंगाल 1713 में मुर्शीद कुली ज़फ़र खां संस्थापक था। फर्रुखाबाद 1714 में मोहम्मद खां बख्श। कर्नाटक 1720 शहादतुल्लाह खां। और अवध 1722 मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहानुल मुल्क। ठीक है, सारे के सारे सुमेलित हैं। 1 2 3 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 पर चलते हैं। देखिए 94 भी आपका कूट वाला है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। राज्य और संस्थापक। देखिए हैदराबाद का चिनक्लिस खां था, रुहेलखंड का अली मोहम्मद खां था, भरतपुर का बदन सिंह था,
मैसूर का संस्थापक हैदर अली नहीं था, 61 में हैदर अली शासक बनता है। जो आपका मैसूर राजवंश था, इसका जो संस्थापक था वो विजया के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका संस्थापक जो था वो विजया के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 95, कह रहा है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। 95 का आपको राइट जवाब देना है। वो था अवध के जो नवाब थे उन्हें नवाब वजीर कहा जाता था। 96 कह रहा है किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। आपको राइट जवाब देना है, वो था चूड़ामणि। कौन था? चूड़ामणि। 97 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता था। 97 का आप लोग राइट जवाब दीजिए क्या होगा। तो 97 का राइट जवाब हो जाएगा सूरजमल। क्या हो जाएगा? सूरजमल। 98 कह रहा है मुर्शीद कुली जफ़र खां को बंगाल 1717 ईस्वी में और उड़ीसा 1719 ईस्वी में सूबेदारी किस मुग़ल बादशाह से मिले थे। तो 98 का राइट जवाब हो जाएगा आपका 98 का फारूक सियर से मिले थे। किसे मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था। तो 99 का आपका राइट जवाब हो जाएगा मुर्शीद कुली जफ़र खां ने। ठीक है। 100 कह रहा है बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जफ़र खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या था। तो वो था मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान, मुर्शीद अली जफ़र खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। ये वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 101 कह रहा है किस मुग़ल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी। तो आपको जवाब देना है 101 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के साथ आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी इसमें हम लोगों ने लगभग 101 क्वेश्चन देखे हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उन क्वेश्चनों को आप लोग कमेंट करके बताइए। जिन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार की समस्या लगी हो उनको भी कमेंट करिए, उनका आंसर आप कमेंट में दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।